हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम उपस्थित हुए हैं अपना एक नया टॉपिक लेकर, और वह टॉपिक है आपकी कक्षा 8वीं से, जिसमें हमारा आज का विषय है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो लेसन है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा, धारा विद्युत और चुंबकत्व, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पार्ट 1। धारा विद्युत और चुंबकत्व भाग 1, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो घटक होगा वह होगा धारा विद्युत से, अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी से। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो हमारी आज की जो प्रमुख चर्चा होगी वह होगी धारा विद्युत से संबंधित, करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, और उसमें हम अंत में देखेंगे विद्युत सेल का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक सेल। चलिए, सबसे पहले हम अपने घर में ही झांकेंगे और कुछ उपकरणों को देखेंगे। आप लोग ध्यान से इन उपकरणों को देखिए और निश्चित है आप इनके नाम को जानते हैं, इनके उपयोग को पहचानते हैं। यह टीवी, मोबाइल, पंखा, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, वाटर फिल्टर, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर और रेफ्रिजरेटर। चलिए कुछ और उपकरण देखते हैं। यह भी वही है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, म्यूज़िक सिस्टम है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, यहाँ पर मोबाइल है और एक बड़ी सी टीवी भी दिखाई दे रही है। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उपकरण आपके हाथ में अभी होगा वह है मोबाइल। आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, जो थोड़ा बहुत टीवी का काम करता है, फ़ोन का काम करता है, आपके लिए आजकल वह पुस्तक का भी काम करता है, आपके लिए वह स्कूल का भी काम करता है। ये सभी उपकरण आपने बच्चों देखे, इन सभी उपकरणों में एक सामान्य बात है, कॉमन बात है। वह क्या आपको पता चला? वह सामान्य बात है कि ये सभी जो है विद्युतीय प्रवाह से चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात ऐसे विद्युत से चलते हैं जो प्रवाहित होती है, चाहे वह बैटरी से प्रवाहित हो, चाहे आपके घर में स्विच बोर्ड लगा हो उससे प्रवाहित हो, लेकिन यह विद्युत के प्रवाह से ही चलते हैं। और इनको जब रोकना होता है तो इनके विद्युत प्रवाह को बंद करना पड़ता है। जब भी आपको ऐसे उपकरणों को बंद करना है तो विद्युत प्रवाह को खंडित करना पड़ता है, या यूँ कहें हम स्विच ऑफ करते हैं, बटन बंद करते हैं, बराबर। तो विद्युत प्रवाह रुक जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे तमाम स्विच बोर्ड आपके घरों में लगे होते हैं जो किस काम आते हैं? वह विद्युतीय उपकरण को विद्युत प्रवाह देने, रोकने का काम और चालू या बंद करने का काम करते हैं, बटन चालू बंद करके। अब इस स्विच बोर्ड का इस नल के पानी से क्या संबंध है? आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हम जब धारा विद्युत हमें समझना है या विद्युत की धारा को समझना है तो निश्चित हम पानी की धारा यानी पानी, बहते हुए पानी को पहले समझेंगे और उससे विद्युत धारा को कंपेयर करते हुए, जोड़ते हुए हम धारा विद्युत को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दो चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक है नल जो पाइप में फिट है और पानी बह रहा है। दूसरा है स्विच बोर्ड जिसमें वायर लगा हुआ है, उसके आगे एक 3 पिन लगा है टॉप, और इस स्विच बोर्ड में बटन लगे हैं, सॉकेट लगे हुए हैं। ओके, अब ये नल का पानी बंद कैसे हो गया आपने देखा? फिर से देखिए नल को। नल को घुमाने पर
पानी बंद हो गया, अर्थात उसका वाल्व बंद चालू करना पड़ता है। उसी प्रकार स्विच बोर्ड में बटन को ऑन ऑफ करना पड़ता है। स्विच को ऑन ऑफ करने पर प्रवाह खंडित होता है, नल का वाल्व बंद करने पर धारा बंद हो जाती है, पानी का गिरना बंद हो जाता है। दूसरा है पाइपलाइन से वह धारा प्रवाहित होती हुई आती है। यहाँ पर है सुचालक तार से, वायर से, केबल से यह विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई आती है और आगे बढ़ती है। तो हम अपने आसपास विद्युत ऊर्जा से चलने वाले कई उपकरण देखते हैं। ये सभी उपकरण विद्युत के प्रवाह से कार्य करते हैं। प्रवाह बंद कर दें तो उपकरण कार्य करना बंद कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह नल को बंद करने पर यानी को बॉल घुमाने पर पानी का प्रवाह रुक जाता है, उसी प्रकार स्विच को बंद करने से हम विद्युत प्रवाह को रोक देते हैं। तो यहाँ पर पानी का प्रवाह और विद्युत प्रवाह की हम देख रहे हैं किस तरह तुलना हो रही है। पानी स्थिर होता है, विद्युत भी स्थिर होता है, जिसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने जाना था इसको। और फिर बहते हुए पानी को धारा प्रवाह, करंट वाटर या नदी का पानी जो है वो प्रवाहित है। वैसे ही विद्युत जो है अगर स्थिर न रहकर प्रवाहित हो जाए तो वह प्रवाही विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। ये हमने जाना। अब चलते हैं हम आसपास की दूसरी घटना को देखते हैं। घर के बाहर की, आजकल बारिश का मौसम है, आपको ये दृश्य कहीं न कहीं देखने को मिलता है, कभी न कभी जरूर यह दिखाई देता है। एक विशिष्ट मौसम दिन में यह खूब दिखाई देता है। ये क्या है? यह है आसमान की बिजली, थंडर। आखिर इसका नाम भी विद्युत ही है और यह बहुत अधिक प्रमाण में आसमान में, बादलों में घर्षण के कारण निर्मित होता है। मैंने घर्षण के कारण कहा क्योंकि आपको पता है कि स्थिर विद्युत जो है दो पदार्थों के घर्षण से निर्मित होता है। तो यहाँ पर भी घर्षण से विद्युत का आवेश निर्मित होता है बहुत तेज, और वह फिर दबाव में बहुत तेजी से बहता हुआ पृथ्वी की ओर आता है। आवेश बढ़ जाता है तो वो अधिक आवेश पृथ्वी की ओर, जो कि शून्य आवेश माना जाता है, यानी कम आवेश की ओर वह बहता है। यूँ कहें कि दो पदार्थ जिनमें धन आवेश और ऋण आवेश, सामान्य तौर पर पदार्थ उदासीन ही नजर आते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आवेश है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आवेश और ऋण आवेश, वह समान होने के कारण वे उदासीन होते हैं। कोई भी पदार्थ, दो वस्तु, दो पदार्थ, लेकिन जब उनमें घर्षण होता है, एक दूसरे को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो क्या होता है? घर्षण के कारण उनके जो आवेश हैं, खासकर वो जो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बिखरते हैं और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिससे उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश जहाँ पर कम हो गया, उसका धन आवेश बढ़ा हुआ है तो वो धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें ऋण आवेश बढ़ गया वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण के कारण पदार्थों में आवेश का निर्माण होता है। तो ये हमने अभी देखा। ऐसे उदाहरण भी हम अपने आसपास दैनिक जीवन में देखते हैं। आपने स्कूल लाइफ में, कक्षा में, घर में भी यह देखा होगा। देखिए, ये प्लास्टिक की एक पाइप है, रबर की पाइप है, उसको रगड़ कर बालों में अगर कागज़ के पास ले जाते हैं तो पाइप में क्या होता है? रगड़ने पर बालों से आवेश उत्पन्न होता है और वह कागज़ को आकर्षित करता है।
ठीक उसी प्रकार पेन भी यही काम करता है। आपके घर में कंघी है, वह भी यह काम करता है। कंघी बालों में रगड़ते हैं तो ये जो कागज़ के टुकड़े हैं उनके पास ले जाने पर क्या होगा, कागज़ आकर्षित हो गए। तो इनमें ये आकर्षण किससे आया? आवेश की वजह से आया, जो कि घर्षण रगड़ने के कारण उत्पन्न हुआ था। तो पदार्थों के घर्षण से उनमें आवेश का निर्माण होता है। यह आवेश स्थिर रहता है, अर्थात अगर कागज़ में को स्पर्श किया तो कागज़ को तो चिपका लिया, लेकिन कागज़ में से वो आवेश आगे प्रवाहित नहीं होता। अब चलते हैं पानी का उदाहरण देखते हैं, बहते हुए पानी का। और हम हमेशा जानते हैं कि पानी का जो प्रवाह है, बहाव है, वह ऊंचे स्तर से उच्च स्तर से निम्न स्तर, निचले स्तर की ओर होता है, बहाव होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जल का प्रवाह हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर पर होता है, जिसके कारण हम नदियों का बहाव देखते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बहाव उच्च स्तर से निम्न स्तर पर होता है, उसी को ध्यान में रखकर पानी को उच्च स्तर पर रोका जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार उसे निम्न स्तर पर प्रवाहित किया जाता है। हम बांध कहते हैं। बांध इसी गुणधर्म का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ये मान लीजिए कि बांध जहाँ भी बनता है वह सामान्य भू स्तर से काफ़ी ऊंचाई पर होता है उसका पानी, और वहाँ से पानी जब निकलता है तो वह आसपास के निम्न स्तर की ज़मीन पर आसानी से उसे पहुँचाया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जल का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर पर होता है। चलिए अब हम फिर कुछ उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा मुख्य जो टॉपिक है धारा विद्युत है। अब हम लेकिन पानी की धारा को पर चर्चा करते हुए विद्युत धारा पर जाएंगे। यह समान बर्तन है, दो बर्तन में दो अलग अलग स्तर के जल या पानी भरे हुए हैं, बीच में वॉल लगा हुआ है। हम देख रहे हैं एक में उच्च स्तर है पानी का, दूसरे में निम्न स्तर है पानी का। मतलब जब प्रवाह नहीं हो रहा है तो हमें पानी स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम वॉल को घुमाते हैं प्रवाह शुरू होता है। तो प्रवाह कहाँ से कहाँ जाता है? तो हमने देखा प्रवाह जो उच्च स्तर का जल था वहाँ से वह कहाँ गया? निम्न स्तर वाले टंकी में गया। और कब रुकता है यह प्रवाह? जब उनका स्तर समान हो जाता है। यानी दो जल का स्तर अगर समान है तो उनमें प्रवाह नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार दो पदार्थों में आवेश अगर समान है तो उनमें आवेश का जो प्रवाह है वह नहीं होगा। उसी उदाहरण को हम यहाँ भिन्न भिन्न पात्र में देखते हैं। यह उच्च स्तर, यह निम्न स्तर का पात्र, उसे हम कहेंगे उच्च विभव वाला और निम्न विभव वाला पात्र। अब हम वैज्ञानिक इलेक्ट्रिकल भाषा में आते हैं। उच्च विभव, निम्न विभव, उच्च स्तर, निम्न स्तर। ओके। और जब इन्हें हम जोड़ते हैं प्रवाहित होने के लिए, तो प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले से निम्न विभव की ओर होता हुआ दिखाई देता है, और वह समान स्तर, समान विभव होने तक यह होते रहता है। अर्थात दोनों के बीच का जो स्तर का अंतर है वह शून्य हो गया, समान हो गया।
तो पानी की तरह ही विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है। उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव पोटेंशियल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, विद्युत स्तर विद्युत विभव ही है, पोटेंशियल है। तो अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर हमेशा आवेश का प्रवाह होता है। तो पानी की तरह ही विद्युत आवेश का प्रवाह एक प्रकार के विद्युत स्तर पर निर्भर करता है। उस विद्युत स्तर को विद्युत विभव पोटेंशियल कहते हैं। धनात्मक विद्युत आवेश अधिक विभव बिंदु से कम विभव बिंदु की ओर प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने वाले इसी आवेश के कारण धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो धनात्मक आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है, ऋणात्मक आवेश कम विभव से अधिक विभव की ओर जाता है। ऋणात्मक आवेश क्या है? ऋणात्मक आवेश वही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा के विपरीत जाता है। धारा जो है वह धनात्मक आवेश की तरह अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है और ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित या मूव करता है। तो विद्युत आवेश का प्रवाह उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की ओर होता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विद्युत विभव से उच्च विद्युत विभव की ओर होता है। तो धनात्मक आवेश धारा की तरह है। धारा हमने देखा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही होता है। उसी के साथ धनात्मक आवेश भी उसी दिशा में होता है। ऋणात्मक आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन उल्टे दिशा में धारा के विपरीत बहता है। सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। यह निम्न विभव है, विद्युत विभव ऋणात्मक, और उच्च विभव को हमेशा धनात्मक आवेश मानते हैं। तो इनको अगर हम इनमें से विद्युत का प्रवाह देखें तो जो धनात्मक आवेश है वह उच्च विभव यानी प्लस से माइनस की ओर बहता है, उच्च से निम्न की ओर। ठीक उसी समय इलेक्ट्रॉन्स यानी ऋणात्मक जो आवेश है वह निम्न विद्युत विभव से उच्च विभव की ओर बहता है। और ये सब अदृश्य होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते बच्चों। चलिए, अब ये तो हमने जान लिया अंदर की बात। अब हम देखते हैं अपने घरेलू एक उपकरण में, जैसा घड़ी आपने देखा है, चाहे छोटी घड़ी हो, हाथ की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, चाहे वॉल क्लॉक हो, चाहे रिमोट हो, उसमें एक सेल लगा होता है। आपने देखा होगा ना, उसमें दो विभव होते हैं, एक प्लस धनात्मक आवेश वाला, एक ऋणात्मक आवेश वाला। उन दोनों विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। तो धन आवेश और ऋण आवेश के अंतर को विभवांतर कहते हैं और इसको हम वोल्ट द्वारा नापते हैं, V। और सामान्य तौर पर ये जो सेल होता है आपके घरेलू उपकरण में जो लगता है कॉमन सेल, इसका विभवांतर 1.5 वोल्ट होता है। तो विद्युत सेल के धनाग्र और ऋणाग्र के विभवों के अंतर को विद्युत सेल का विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट है। एक सामान्य शुष्क सेल और एक आधुनिक मल्टीमीटर से जब शुष्क सेल के विभवांतर को नापते हैं, धन सिरे को धन सिरा, ऋण सिरे को ऋण सिरा लगाने पर तो मल्टीमीटर में वह 1.5 के आसपास दिखाता है, मतलब उसका जो विभवांतर है 1.5 वोल्ट है। इसी तरह अलग अलग विभवांतर वाले सेल और बैटरी बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो सामान्य सेल का विभवांतर 1.5 वोल्ट होता है।
तो विभवांतर माप लिया हमने, लेकिन विद्युत धारा को कैसे नापेंगे, पानी की धारा को कैसे नापेंगे, पहले वो देखते हैं। तो पानी की धारा को नापना है तो हम सिंपल सी चेक प्रयोग करेंगे कि निश्चित समय में इस नल से कितना पानी बहता है, उससे हम उसके धारा का तीव्रता मापते हैं, प्रवाह बता सकते हैं। जैसे कि अगर 1 मिनट में इस नल से 60 लीटर पानी अगर बह जाता है तो हम कहेंगे 60 मिनट में 60 लीटर, 60 सेकेंड में 60 लीटर, तो 1 सेकेंड में 1 लीटर बहता है, यानी 1 लीटर प्रति सेकेंड ये धारा यहाँ पर बहती है। इस तरह से धारा को लिखा गया। ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा को अगर इकाई माप बनाना हो तो कैसे करेंगे, तो निश्चित समय में किसी सुचालक तार द्वारा, यहाँ पर पाइप नहीं है, यहाँ तार है, जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम तार की विद्युत धारा बता सकते हैं। वहाँ पर लीटर में बह रहा था, यहाँ पर आवेश प्रति सेकेंड बहा जाएगा, अर्थात अगर 1 मिनट में 60 कूलाम आवेश, या आवेश को कूलाम कहा जाता है, तो वह आवेश 1 मिनट में अगर 60 कूलाम है तो विद्युत प्रवाह हुआ 60 सेकेंड में 60 कूलाम, 1 कूलाम प्रति सेकेंड, और 1 कूलाम प्रति सेकेंड ही इस विद्युत धारा की इकाई है। जैसे कि 1 लीटर प्रति सेकेंड पानी की धारा की इकाई थी, और इसको कूलाम प्रति सेकेंड को शॉर्ट में एक इकाई नाम दिया गया है एम्पियर। तो कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर जो है वह विद्युत धारा की इकाई मानी जाती है। तो एम्पियर सिस्टम इंटरनेशनल में, एमकेएस में विद्युत धारा की इकाई है। तो हमने देखा अभी विद्युत धारा आई संकेत में उसकी इकाई एम्पियर ए है, विभवांतर पीडी की इकाई वोल्ट है जो कि हमने सेल में देखा, और आवेश की इकाई कूलाम सी है। और ये सभी में दिशा का कोई योगदान नहीं होता, केवल परिमाण ही व्यक्त होता है, तो इसलिए यह अदिश राशियां हैं। तो आज हमारी चर्चा यहीं तक रहेगी। आपके लिए एक छोटा सा स्वाध्याय है और निश्चित ही आप पूरे कर पाएंगे, जो कि पेज नंबर 27 पर है आपके पाठ्य पुस्तक में। रिक्त स्थान भरना है। चलिए शुरू करते हैं। जल प्रपात का पानी ऊंचे स्तर से नीचे गिरता है, इसका कारण क्या है, हमें एक शब्द में भरना है। दूसरा है किसी एक परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स यानी ऋणावेश विभव वाले बिंदु से खाली स्थान विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं ये पूछा गया है, यानी ऋणावेश। ई विद्युत सेल का धनाग्र और ऋणाग्र विद्युत स्थिर विभव का अंतर, अर्थात उस सेल का क्या। तो शुरू करेंगे। पहला है जल प्रपात का पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु की ओर प्रभावित होते हैं, और धारा इसके विपरीत जाती है, अधिक विभव वाले से कम विभव वाले बिंदु की ओर। ई विद्युत सेल का धनाग्र और ऋणाग्र विद्युत स्थिर विभव का अंतर, अर्थात उस सेल का विभवांतर है। ये कुछ सामान्य सी चर्चा थी, इसके बारे में गहरी जानकारी हम अपने अगली कक्षाओं में जरूर लेंगे। यहाँ पर केवल हमें ये जानना था पानी की धारा से हम विद्युत धारा की ओर किस तरह बढ़ रहे हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।